हर प्यार परफेक्ट नहीं होता। कुछ कहानियां टूट कर ही पूरी होती है और आज की स्टोरी भी एक ऐसी ही कहानी है जहां गलतियां हैं, दूरियां हैं, लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ मिस लिंग। चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी। मूवी की शुरुआत होती है सेगई से, जो एक छोटी सी लड़की है और उसके पास एक अजीब सा गिफ्ट है। वो कभी भी अपने दिल की बात बोलने से नहीं घबराती, खासकर जब बात किसी हैंडसम लड़के की हो। जब उसे अपनी क्लास के एक लड़के पर क्रश होता है तो वो तुरंत उसे बता देती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब वो लड़का भी कह देता है कि वो भी उसे पसंद करता है और सेगई खुशी के मारे रो पड़ती है। लेकिन किस्मत उसके साथ अच्छा नहीं करती। अगले ही दिन वो लड़का अचानक दूसरे स्कूल चला जाता है और सेगई का दिल टूट जाता है। समय के साथ सेगई बदलने लगती है। उसके बाल अब पहले जैसे सीधे नहीं रहते, उसकी ट्विन बहन की तरह। वो सोचने लगती है कि क्या ये फर्क उसके पिता की जलन वाली आदत उसमें आने की वजह से है। बाद में वो छुपके से अपने पड़ोस के एक लड़के को पसंद करने लगती है और उसके लिए एक गिफ्ट भी तैयार करती है। जिस दिन वो हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कहने वाली होती है, उसी दिन वो लड़का उसके घर आता है, लेकिन उससे मिलने नहीं बल्कि उसकी बहन ही से मिलने। ये बात सेगई के दिल को गहरा दर्द देती है और वो खुद से वादा करती है कि अब कभी किसी को अपना दिल की बात नहीं बताएगी। लेकिन ये वादा टूट जाता है जब वो समुद्र के किनारे ह्यान से मिलती है। लहरन जैसा हल्का और खूबसूरत उसके अंदाज सेगई का दिल तुरंत जीत लेते हैं। अगले दिन ह्यान स्कूल में दिखाई देता है और सब लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तभी सबको हैरानी होती है जब वो सीधा सेगई को हाथ हिलाकर हेलो करता है। सेगई एकदम से चुप हो जाती है और उसकी दोस्त उसे अजीब नजरों से देखने लगती है। शर्माते हुए वो बताती है कि कल बीच पर उसके ह्यान से मुलाकात हुई थी। क्लास में सेगई मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स देखती है और उसमें ह्यान का नाम टॉप 100 में होता है। इसका मतलब उसे इवनिंग सेल्फ स्टडी रूम में एंट्री मिलती है। स्कूल में ये बात मशहूर है कि उस रूम में अगर किसी को अपने दिल की बात बोलो तो हाँ मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन सेगई उदास हो जाती है क्योंकि उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं कि वो उस रूम में जा सके। ब्रेक के दौरान सेगई और उसकी दोस्त ह्यान को बास्केटबॉल खेलते हुए देखती है। उसके आसपास लड़कियों की भीड़ होती है। तब सेगई डिसाइड करती है कि उसे सबसे अलग दिखना होगा। वो उसके लिए एक ड्रिंक खरीदती है, उस पर अपना नाम लिखती है और कैंटीन वाले को देती है कि वो ह्यान तक पहुंचा दे। लेकिन कैंटीन वाला पहले ही समझ जाती है ये किसके लिए है, क्योंकि उस दिन बहुत सी लड़कियां वही काम कर चुकी होती है। बाहर आते ही सी अपनी कर्ली बालों वाली दोस्त से मिलती है। ह्यान के लिए पानी की बोतल पकड़े हुए होती है। स्कूल के बाद सी दोबारा बीच पर जाती है, ये उम्मीद लेकर कि शायद ह्यान फिर से मिल जाए। वो समुद्र के पानी में खड़ी होकर उसका इंतजार करती रहती है, लेकिन ह्यान की जगह कोई और लड़का आ जाता है। वो लड़का उसका गिरा हुआ नेम टैग उठाता है। तभी सी की शर्ट पानी में बहने लगती है और वो लड़का उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खुद पानी में गिर जाता है। उसे तैरना नहीं आता। तभी सेगई तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ती है। वो उसे किनारे तक खींच लेती है और झुककर उसे सांस देने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आती है वो लड़का अचानक होश में आ जाता है। सी गुस्से और शर्मिंदगी से उसे डांट देती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे सुकून होता है कि वो ठीक है। अगले ही दिन वही लड़का जिसका नाम जक होता है सी के स्कूल और उसकी क्लास में ट्रांसफर हो जाता है। उसके पैर में चोट होती है और प्लास्टर लगा होता है। दोनों तुरंत एक दूसरे को पहचान लेते हैं। टीचर सबको बताता है कि जुक असल में उनसे बड़ा है। वो पहले भी यूनिवर्सिटी एग्जाम दे चुका था लेकिन फेल हो गया, इसीलिए उसे दोबारा स्कूल आना पड़ा। सी उससे प्यार से ग्रीट करती है, लेकिन जक थोड़ा ठंडा रहता है और ज्यादा बात नहीं करता। अगली सुबह सी उसे उसके प्लास्टर के साथ चलने में स्ट्रगल करते हुए देखती है और मदद करने पर जोर देती है, लेकिन वो मना कर देता है। तब सुपरवाइजर एक और लड़के जियोंग को डांटता है, जो बस खड़ा देख रहा होता है और उसे मदद करने को बोलता है। थोड़ी देर बाद सी को भी बिना नेम टैग के पकड़ा जाता है और उसे डांट पड़ती है। वो झूठ बोल देती है कि शायद वो कहीं खो गया, लेकिन जबकि असल में वो अभी भी जक के पास होता है, जिसने उसे वापस नहीं किया। लंच के टाइम सी और उसकी दोस्त जक के लिए खाना ले आती है, जो देखकर वो हैरान रह जाता है। जब बाकी लोग पूछते हैं कि क्या सच में सी ने उसे बीच पर बचाया था, तो जैक चुप रहता है, लेकिन सेगई बीच में बोल पड़ती है और पूरा क्रेडिट ले लेती है। हंसते हुए वो मजाक में कहती है कि अब जिक उसका एहसानमंद है, उसे उसके लिए छाता पकड़ना होगा, खाना लाना होगा और उन सबको आइसक्रीम भी खिलानी होगी। जक मना नहीं कर पाता। बाद में उसकी दोस्त उसके लिए नया नेम टैग बना देती है। जक ऑलमोस्ट पुराना वाला वापस करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो किसी को कहते हुए सुनता है,
हो सकता है जिसने तुम्हारा नेम टैग लिया है वो तुम्हें पसंद करता हो। ये सुनते ही जग चुपचाप अपना हाथ वापस खींच लेता है और नेम टैग वापस नहीं करता। इसी बीच सी फिर से अपने आप को समझाती है कि उसका दिल सिर्फ ह्यान के लिए धड़कता है, मुझे वही पसंद है, किसी और के लिए जगह ही नहीं है। वो पूरे यकीन के साथ कहती है। जैसे ही वो ये बोलती है अचानक एक बॉल उसकी तरफ तेज से आती है और सामने होता है ह्यान जो सीधा उसकी तरफ आ रहा होता है। बॉल गलती से सेगई को लग जाती है तो ह्यान तुरंत सॉरी बोलता है और उसकी फिक्र करता है। सी शर्म से नजर झुका लेती है, बिल्कुल घबरा सी जाती है। उसकी दोस्त तुरंत उसे छेड़ने लगती है कि शायद ह्यान ने जानबूझकर ये किया हो, सिर्फ उससे बात करने का मौका पाने के लिए। लेकिन जग को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्लास में वापस आने पर सी की क्लोज फ्रेंड्स बताती है कि इनको उनके बाल अचानक बिल्कुल सीधे हो गए हैं। ये सुनकर सेगे शॉक हो जाती है और तुरंत दूसरी क्लास में जाकर खुद देखने लगती है और सच में उसके बाल बिल्कुल वैसे ही हो गए होते हैं जैसे सेगे हमेशा से चाहती थी। जब वो पूछती है तो पता चलता है कि इनोंग ने अपने बाल जोंग में सैलून से सीधे करवाए हैं जिसका खर्चा लगभग 2 लाख होता है। ये सुनकर सी के मन में भी उम्मीद जागती है और वो अपनी दोस्तों के साथ उस सैलून तक पहुंच जाती है। उसके बाल नेचुरली काफी कर्ली होते हैं लेकिन सैलून वाली उसे यकीन दिलाती है कि उन्हें भी सीधा किया जा सकता है। घर लौटकर वो अपनी सारी बचत इकट्ठी करती है लेकिन पैसे इतने नहीं होते कि वो ट्रीटमेंट करवा सके। दिल टूट जाता है उसका। वो सिर्फ देखने के लिए दोबारा सैलून जाती है। तभी अचानक उसे पता चलता है कि जुक उस सैलून वाली लेडी को माँ कहकर बुला रहा है। ये सुनते ही उसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है। अगले दिन से ही वो जुक के साथ अलग ही तरह से बिहेव करने लगती है। पहले से ज्यादा प्यार से बात करना, अलग तरीके से ग्रीट करना, सब कुछ बदल जाता है। स्कूल के बाद वो जैसे ही सैलून के बाहर उसे मिलती है जानबूझकर उससे टकराने का नाटक करती है और कैजुअली पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जग बताता है कि ये सैलून उसकी माँ का है। ये सुनते ही सी बिना देरी के अंदर दौड़ जाती है, अपने आप को उसकी क्लोज फ्रेंड बताती है और उसकी माँ को याद दिलाती है कि उसने ही बीच पर जग की जान बचाई थी। वो जग की माँ से वादा करती है कि स्कूल में वो उसका पूरा ख्याल रखेगी और बदले में धीरे से अपनी बात रखती है कि वो अपने बाल सीधे करवाना चाहती है। जग की माँ मुस्कुराती है और हाँ कह देती है लेकिन एक शर्त पर, जब जग का प्लास्टर उतर जाएगा तब। उस दिन के बाद से सी पूरी तरह जग की जिंदगी में इन्वॉल्व हो जाती है। वो उसे क्लास तक ले जाती है, पढ़ाई में मदद करती है और स्कूल के बाद उसे सेफली घर तक छोड़ने भी जाती है। इतना ही नहीं, वो उसकी माँ की भी मदद करती है सैलून के रीओपनिंग के लिए पैम्फलेट बांटने में। एक दिन जब तेज बारिश हो रही होती है, सी उसे अपने पापा के गोडाउन में ले जाती है ताकि वो भीगने से बच सके। वो उसे अपने पापा के कपड़े भी दे देती है। अंदर उसके कॉमिक बुक्स का बड़ा सा कलेक्शन होता है। जब वो पूछती है कि क्या उसे पढ़ना पसंद है तो जुक कहता है कि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। ये सुनकर सी थोड़ी हैरान हो जाती है। वो अपनी पसंद की कॉमिक्स उसके लिए निकालती है और उसे लॉकर का पासवर्ड भी दे देती है ताकि वो कभी भी आकर पढ़ सके। इसी दौरान सी और उसके दोस्त ह्यान को अपने दिल की बात बताने के लिए ओरिगामी बीड्स बनाना शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उसकी राइवल मीजी 1000 बीड्स बना रही है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो 10,000 बनाएगी। जब तक जुक को ये प्लान पता चलता है तो वो चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन सी उसे रोक लेती है और कहती है कि उसका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे उसके बाल सीधे करवाने में मदद करनी होगी, तभी वो अपने दिल की बात कह पाएगी। मजबूरी में जग भी उसके साथ बैठकर बीट्स बनाने लगता है। बाद में सेगई एक क्लासमेट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे इवनिंग सेल्फ स्टडी रूम में अपनी सीट दे दे क्योंकि उसे लगता है कि वो ह्यान को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए परफेक्ट जगह है। लेकिन वो लड़का मना कर देता है क्योंकि उसे डर होता है कि उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। सी ज्यादा फोर्स करती है तो वो गुस्से में बोल पड़ता है, तुम्हें लगता है वहाँ बोलने से वो तुम्हें पसंद करेगा? क्या तुम्हें लगता है ह्यान अंधा है? तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, अपना टाइम बर्बाद मत करो। उसकी ये बातें सी का दिल तोड़ देती है। उस शाम सी रोते हुए जग के घर जाती है। वो ओरिगामी बीड्स के जार उसके पास छोड़ देती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। बाद में जब वो अपने पापा के गोडाउन वापस आती है तो देखती है कि दरवाजा खुला है। अंदर जाकर वो देखती है कि जग वहाँ बैठा हुआ कॉमिक्स पढ़ रहा है। सी कहती है कि वो ह्यान को अपने दिल की बात तभी बताएगी जब उसके बाल सीधे हो जाएंगे। उसे लगता है कि बस तभी ह्यान उसे पसंद करेगा। तभी जग एक जार निकालता है जो ओरिगामी बीड्स से भरा होता है। वो बीड्स जो उसने पिछले कुछ दिनों में चुपचाप सिर्फ उसके लिए बनाए थे। सी ये देखकर हैरान रह जाती है। जग उससे पूछता है कि इन बीड्स का असल मतलब क्या है। सी धीरे से कहती है,
इनमें मेरे, तुम्हारे और मेरे दोस्तों के जज्बात जुड़े हुए हैं। अगर ह्यान ने मना भी कर दिया तो भी मैं इस जार को संभाल कर रखूंगी, क्योंकि ये हम सब के साथ बिताए हुए वक्त की यादें हैं। अगले दिन से गई जग को स्कूल ले जाने के लिए उसके घर पहुंचती है। वहां जाकर वो देखती है कि उसका प्लास्टर उतर चुका है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। जग की माँ उसे याद दिलाती है कि अब उसका वादा पूरा हो सकता है, अब वो अपने बाल सीधे करवा सकती है। सी मुस्कुरा देती है, लेकिन डिसाइड करती है कि वो अपनी कन्फेशन से एक दिन पहले ही ये करवाएगी। स्कूल में सब बच्चे मॉक टेस्ट का रिजल्ट के आसपास इकट्ठा होते हैं। सबको शौक लगता है जब जग का नाम टॉप रैंक में आता है। उसने इतनी मेहनत इसीलिए की थी क्योंकि उसे पता था कि सी को इवनिंग सेल्फ स्टडी रूम में जगह चाहिए। जग खुद ही अपनी सीट सी को देने का ऑफर करता है ताकि वो उस रूम में जाकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सके। उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती। तभी एक और शॉकिंग खबर मिलती है। ह्यान, जिसे वो इतना पसंद करती थी, इस एग्जाम में फेल हो गया है। सी को लगता है जैसे किस्मत फिर से उसके साथ खेल रही हो। एक दिन उनके घर के पास वाली आंटी सी की माँ से जंगमी के परिवार के बारे में बात करती हैं, जो सैलून चलाते हैं। वो बताती है कि जंगमी का बेटा जग स्कूल के सबसे तेज बच्चों में से एक है और उसके पापा एक बड़े हॉस्पिटल में प्रोफेसर थे। सी की माँ को हैरानी होती है कि इतने सक्सेसफुल परिवार यहाँ शिफ्ट होने पर मजबूर क्यों हुआ। तब वो आंटी सच बताती है कि उसके पापा के अंदर इतनी ज्यादा जलन थी कि उसने अपनी ही जिंदगी और परिवार को बर्बाद कर दिया। वो आदमी अक्सर अपनी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करता था और अपनी सारी भड़ास अपने बेटे पर निकालता था। इस वजह से जग अंदर से टूट चुका था, अकेला पड़ गया था और उसे स्कूल और एग्जाम्स तक छोड़ने पड़ गए थे। सी पास में बैठी ये सब सुन लेती है और उसका दिल भर आता है। उसी शाम जब वो अपने पापा के गोडाउन के पास से गुजरती है तो उसे अंदर लाइट जलती हुई दिखती है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो उसके पापा जग के साथ बैठकर नूडल्स खा रहे होते हैं। अगले दिन स्कूल में सी एक पोस्टर देखती है जिसमें अपकमिंग पिकनिक के बारे में लिखा होता है। ये देखते ही वो सोचने लगती है कि ये ह्यान को अपने दिल की बात बताने का परफेक्ट मौका हो सकता है। जब वो अपनी दोस्तों के साथ इस प्लान पर बात कर रही होती है तभी ह्यान वहां से गुजरता है। जैसे हमेशा वो सी को देखकर हाथ हिलाता है और सी का दिल फिर से जोर से धड़कने लगता है। गेम्स पीरियड में सब लोग हैंडबॉल के लिए पेयर्स बनाते हैं। एक लड़की तुरंत ह्यान के साथ पेयर बना लेती है और सी को मजबूरी में जग के साथ टीम अप करना पड़ता है। गेम धीरे धीरे इंटेंस हो जाता है। ह्यान ब्लू टीम को टारगेट करता है और सी पर बॉल लगने ही वाली होती है, लेकिन जग बार बार उसके सामने आकर उसे बचा लेता है। फिर एक पल आता है जब सी ह्यान के लिए इतनी ज्यादा सोचने लगती है कि वो खुद ही बॉल के सामने आ जाती है ताकि उसे बचा सके। ये देखकर जग अंदर ही अंदर बहुत हर्ट हो जाता है। शाम को सी को ह्यान का वॉइस मैसेज आता है जिसमें वो उसे थैंक्स बोलता है कि उसने गेम के दौरान उसे बचाया। ये सुनकर सी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एक और मैसेज आता है, इस बार जग का। उसकी आवाज में फिक्र होती है। वो पूछता है कि क्या उसे चोट लगी है, फिर खुद को डांटता है कि वो उसे छोड़कर क्यों चला गया। वो उसे कहता है कि जिद्दी मत बनो और जल्दी ठीक होने के लिए ऑइंटमेंट लगा लेना। दोनों मैसेजेस सुनने के बाद सी के इमोशंस मिक्स हो जाते हैं। एक तरफ ह्यान का मैसेज उसे एक्साइटमेंट देता है और दूसरी तरफ जग की बात उसके दिल में अजीब सी गर्माहट उलझन पैदा करती है। बाद में वो सैलून जाती है जहां जग की माँ उसे कहती है कि वो उसके बाल धोने में मदद करे। दोनों एक दूसरे के इतने पास होते हैं कि थोड़ी ऑकवर्ड फीलिंग होने लगती है। तभी जग गलती से पहले कंडीशनर लगा देता है और बाद में शैम्पू। ये देखकर उसकी माँ थोड़ी हैरान हो जाती है। जग को सब पता था, वो ऐसी गलती कभी नहीं करता। वो तुरंत वहां से निकल गया और सी को धीरे धीरे उसके जज्बात का एहसास होने लगा। स्कूल की पिकनिक आ गई। जैसे ही सब बस में चढ़ रहे थे सी भी आई, लेकिन इस बार उसके बाल बिल्कुल सीधे और चमकदार थे। उसे देखकर सब हैरान रह गए। पीछे बैठा जग चुपचाप उसे देख रहा था, लेकिन उसका मूड काफी उदास था। पिकनिक स्पॉट पर पहुंचकर सी ने चुपके से अपना ओरिगामी बीड्स का जार ह्यान की सीट पर रख दिया। रात को उसके दोस्तों ने उसके कन्फेशन के लिए एक स्पेशल जगह डेकोरेट की। एरो के निशान फॉलो करते हुए ह्यान वहां पहुंचता है, लेकिन वहां सिर्फ सी होती है। ह्यान उसके सीधे बालों की तारीफ करता है, बीड्स के जार देखकर इम्प्रेस होता है और फिर से उसे थैंक्स बोलता है कि उसने उसे बचाया था। फिर वो बीच वाले दिन की बात करता है और कहता है कि उस बात के बारे में सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं। ये सुनकर सी एकदम से चुप हो जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि जग भी वहां था। उसी पल वो देखती है कि जग चुपचाप वहां से जाने लगता है। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है और उसे सब कुछ समझ आ जाता है। वो ह्यान की तरफ देखती है और कहती है,
मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं आज यहाँ इसीलिए आई थी कि तुमसे अपने दिल की बात कह सकूं। लेकिन जब मैं बोलने वाली थी तब मेरे दिमाग में किसी और का ख्याल आ रहा था। मैं सोचती थी कि किसी को पसंद आने के लिए मुझे खुद को बदलना पड़ेगा, सुंदर बनना पड़ेगा। लेकिन जब मैं उसके साथ होती हूँ मुझे कभी लगता ही नहीं कि मुझे बदलने की जरूरत है। मैं जैसी हूँ वैसी ही रह सकती हूँ और जिसके बारे में वो बात कर रही होती है वो कोई और नहीं बल्कि जक होता है। सी वापस अपने दोस्तों के पास आती है। सब उससे पूछते हैं कि क्या उसका कन्फेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। उसकी नजर पर जक को ढूंढ रही होती है। अगले दिन जक को असल में क्या हुआ था ये पता नहीं होता। वो सी से बचने की कोशिश करता है, हर जगह उसे अवॉइड करता है। उस रात वो गोडाउन के बाहर खड़ा होता है और अंदर जलती हुई लाइट को देखता है। उसके दिल में बहुत सी उलझन होती है, लेकिन फिर भी वो अंदर जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे पता होता है कि सी वहाँ उसका इंतजार कर रही होगी। अंदर टेबल पर सी ने चुपचाप उसके लिए नए बुक्स रख दिए होते हैं। दोनों कुछ देर तक चुपचाप बैठ जाते हैं बिना कुछ बोले, जैसे दोनों के पास कहने के लिए बहुत कुछ हो पर शब्दों की कमी हो। आखिरकार से गई उसकी तरफ मुड़कर धीरे से पूछती है, तुम्हें जानना नहीं है कि कन्फेशन में क्या हुआ? तुम्हें सच में नहीं जानना? वो खुद ही मान लेती है कि उसने हियान को अपने दिल की बात नहीं बताई। ये सुनकर जक हैरान हो जाता है और पूछता है, क्यों? सी हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, क्योंकि मैं अब पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूँ। लेकिन ये बात किसी और को मत बताना, मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। जब बड़ा एग्जाम आएगा तब तुम बस मेरे लिए एक बड़ी सी कैंडी ले आना, शायद उससे मेरा लक अच्छा हो जाए। अगले दिन स्कूल में सी का दिल थोड़ा सा टूट जाता है जब वो देखती है कि जक अपनी कर्ली बालों वाली दोस्त के साथ बात कर रहा होता है। उसे थोड़ी जलन होती है लेकिन वो उसे छुपा लेती है। उस रात जक की माँ सोफा पर रखे एक बड़े से गिफ्ट देखकर पूछती है कि ये क्या है। जक बताता है कि सी ने उससे एक बड़ी कैंडी लाने को कहा था। फिर वो अपनी माँ को बताता है कि वो अगले साल बड़ा एग्जाम देने वाला है। ये सुनकर उसकी माँ शॉक हो जाती है क्योंकि पहले वो कहता था कि वो कभी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं देगा। थोड़ी देर बाद जक सी के घर आता है और उसके लिए वही बड़ी वाली कैंडी ले आता है। जैसे ही वो वापस जाने लगता है सी उसे रोक लेती है और पूछती है कि क्या वो उस कर्ली बालों वाली लड़की के करीब है। जक बिना सोचे तुरंत मना कर देता है। फिर सी को एग्जाम के लिए गुड लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। एग्जाम का दिन आ जाता है। बाहर सब लोग स्टूडेंट्स को गुड लक बोलने आए होते हैं। तभी सी को एक स्पेशल सरप्राइज मिलता है, एक बड़ा सा गिफ्ट बैग जो एक खुश मिजाज भालू का कॉस्ट्यूम में कोई लेकर आता है। जब वो कॉस्ट्यूम उतरता है तो वो जक होता है। ये देखकर सी का दिल खुशी से भर जाता है। कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट का वेट चल रहा होता है, सी और उसकी दोस्त स्पाइसी राइस केक खाने जाती है। लेकिन सी बहाना बनाकर निकल जाती है कि उसे घर पर माँ की मदद करनी है। जक भी वही कहता है कि उसे घर पर काम है। उनके दोस्तों को शक होता है तो वो दोनों का पीछा करते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं कि सी और जक छुपके मिल रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। बाद में सी और जक दोबारा उसी बीच पर जाते हैं जहां वो पहली बार मिले थे। वहां सी उससे पूछती है, उस दिन तुम समुद्र में क्यों कूद गए थे? उसकी आंखों में अंधेरा सा छा गया जब उसने बताया कि वो उस दिन बहुत टूट चुका था। इतना दुखी था कि उसने सोच लिया था कि अगर लहरों में बह जाए तो क्या होगा, शायद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी पानी के अंदर से उसने सी को अपनी तरफ आते हुए देखा। उसकी एक झलक ने उसे वापस जीने की वजह दे दी। धीरे से उसने वो नेम टैग निकाला जो उसने इतने दिनों तक संभाल कर रखा था। उसने कहा कि उसने इसे इसीलिए रखा क्योंकि ये उस लड़की की याद थी जिसने उसकी जान बचाई थी। फिर उसने सी का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा कि वो उससे प्यार करता है। जब दोनों घर लौट रहे थे तो कोई भी एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहता था। उसके हाथ अभी भी एक दूसरे को पकड़े हुए थे। तभी सी थोड़ा सा झुककर शर्माते हुए हल्का सा प्यारा सा किस कर देती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति होती है। घर पहुंचने पर जक की माँ उसे बताती है कि संडे को उसे सियोल जाना पड़ेगा एक नया हेयर ड्रायर लेने के लिए। जक पूछता है कि क्या उसे साथ चलना चाहिए, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो यहीं रुककर शॉप का ध्यान रखे। अगले दिन सी अपने परिवार के साथ पिकनिक पर जाती है। जाने से पहले वो जक को कॉल करना नहीं भूलती। कॉल पर वो बार बार उसे संडे याद दिलाती रहती है, उसकी स्पेशल डेट का दिन। उसके बाद सी अपनी क्लोज फ्रेंड को भी कॉल करती है। वो उनसे कहती है कि बीच पर उसके बड़े कन्फेशन के लिए सब कुछ प्रिपेयर करने में उसकी मदद करे। आखिर वो खास संडे आ ही जाता है। उसकी दोस्त वहाँ डेकोरेशन में बिजी होती है लेकिन सी और जक पहले ही वहाँ पहुँच चुके होते हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह छुपकर प्लान फॉलो करने लगते हैं।
थोड़ी दूर खड़ी से गई उन्हें सिग्नल देती है कि रुक जाओ, लेकिन कोई उसका सिग्नल समझ नहीं पाता। तभी ज़ुक का फोन पर एक मैसेज आता है। वो कहता है कि उसे थोड़ी देर के लिए साइड में जाकर कॉल करना है। जैसे ही वो मैसेज पढ़ता है उसका चेहरा बदल जाता है। उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी होती है। वो सी से माफी मांगता है और बिना वक्त गवाए सियोल के लिए निकल पड़ता है। हॉस्पिटल पहुंचकर ज़क देखता है कि उसकी माँ बेहोश पड़ी है कोमा में, और उसके पास उसका पिता खड़ा होता है बिल्कुल ठंडे और बेपरवाह अंदाज में। उसके पिता ने ठंडी आवाज में कहा उसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन फिक्र दिखाने के बजाय वो उल्टा उसी पर इल्जाम लगाने लगा। कहने लगा कि उसे ज़क की पढ़ाई बर्बाद कर दी और एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। ये सुनते ही ज़क बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसे पूरा यकीन होता है कि उसके पिता झूठ बोल रहा है। उसे लगता है कि उसकी माँ को धक्का दिया गया है, लेकिन उसके पिता उसके गुस्से को नजरअंदाज करता है और उसे घर वापस जाने को बोल देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन ज़क से किसी का भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। जब सी और उसकी दोस्त उसके घर जाती है तो वहाँ शॉप बंद मिलती है और बाहर फॉर रेंट का बोर्ड लगा होता है। सी परेशान हो जाती है। बेचैन होकर वो बस पकड़कर शहर पहुँच जाती है। हॉस्पिटल में जाकर वो जगमे के बारे में पूछती है और उससे उस रूम तक भेज दिया जाता है जहाँ से वो एक डरावनी बात सुन लेती है। ज़क का पिता बिल्कुल ठंडे दिल से अपनी पत्नी और बेटे से कहता है कि वो तुरंत अमेरिका जा रहे हैं। अगर वो वापस घर आए तो कभी उसके कब्जे से नहीं बच पाएंगे। ये सुनते ही माँ और बेटा दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोनों जाना नहीं चाहते लेकिन मजबूर होते हैं। दरवाजे के बाहर खड़ी सी ये सब सुन लेती है और उसका दिल डर और दर्द से भर जाता है। उस रात सी एक पब्लिक फोन से कॉल करती है। जैसे ही ज़क की आवाज सुनाई देती है वो कुछ पल के लिए चुप हो जाती है और फिर अपने दिल के बिल्कुल खिलाफ जाकर कुछ ऐसे अल्फाज बोल देती है जो सब कुछ तोड़ देते हैं। उसकी आवाज कांपते हुए कहती है, मैंने तुम्हें हमेशा सिर्फ एक दोस्त की तरह देखा है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम गलत ना समझो। अब हमें दोबारा मिलने की जरूरत नहीं है। वो ये सब इसीलिए नहीं कहती क्योंकि वो ऐसा चाहती है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि ज़क किस मुश्किल में है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से ज़क अपनी जिंदगी और सब कुछ दांव पर लगा दे। उस रात सी टूट कर रोती है क्योंकि उसे पता होता है कि शायद ये उसकी जिंदगी की आखिरी बात थी उस लड़के से जिससे वो सच में प्यार करती थी। कुछ दिन बाद स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। सी ने अपने क्लास टीचर को भी सरप्राइज कर दिया जब वो ऑनर्स के साथ पास हुई। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, फोटोज ले रहे थे, हाथ में सर्टिफिकेट था, लेकिन उसका दिल बिल्कुल हल्का नहीं था। जब वो अपनी क्लास की ईयरबुक फोटोज देखती है तो हर तस्वीर उसे ज़क की याद दिलाती है। ये यादें उसे और ज्यादा तोड़ देती हैं। अपने जज्बात को संभाल नहीं पाती तो वो सीधा उस गोडाउन में चली जाती है, वही जगह जहां उन दोनों के साथ बीते हुए पल अब भी जैसे रुक गए हों। वहां एक शेल्फ पर उसे एक नोटबुक मिलती है जो ज़क छोड़ गया होता है। जब सी उसे खोलती है तो उसके अंदर एक के बाद एक तस्वीरें होती हैं, उसकी और उसके दोस्तों की। हर फोटो के साथ ज़क ने छोटे छोटे नोट्स लिखे होते हैं जिसमें उसने सी के हर एक्सप्रेशन को कैप्चर किया होता है, चाहे वो हंसी हो, आंसू हो या उदासी। उसने सी के हर रूप को पसंद किया था, इसीलिए नहीं कि वो परफेक्ट थी, बल्कि सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सी थी। वो सिर्फ वो लड़की नहीं थी जिसने उसे बीच पर बचाया था, वो उसके जिंदगी की अंधेरी रात से बाहर निकालने वाली रोशनी थी। जैसे जैसे सी नोटबुक के पेजेस पलटती, उसके आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। उसके सामने एक खूबसूरत प्यार की कहानी होती है, लेकिन वो उसे इतनी दूर लगती है जैसे हाथ बढ़ाओ तो भी छू ना पाओ। टूट कर वो बीच पर चलने लगती है और उदासी में ज़क को एक मैसेज भेज देती है, मैं आज तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये वही बहाना होता है जो वो पहले भी यूज करती थी और उसे लगता है कि शायद इस बार कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होता है। उसका रिप्लाई आता है, तुम मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रही हो। सी का फोन बजता है और उसे समझने का मौका भी नहीं मिलता कि क्या हो रहा है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज उसका नाम लेती है। वो पलट कर देखती है और वहाँ रेत पर खड़ा होता है ज़क। उस पल उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और फिर धीरे धीरे उसका डर, उसकी उदासी सब एक गहरे सुकून में बदल जाती है।
सेकेई भागते हुए उसकी तरफ जाती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। रोते हुए बार बार उसे सॉरी बोलती है। वो मान लेती है कि उसने झूठ बोला था। जो कठोर बातें उसने कही थी वो उसका सच नहीं था। मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाई और कभी तुमसे प्यार करना बंद ही नहीं किया, वो रोते हुए कहती है। जग सब समझ जाता है। उसकी आंखों में एक शांत सा प्यार होता है। वो अपने बैग से एक जार निकालता है जो पेपर बीट से भरा होता है। वो कहता है कि हर एक बीट उसकी याद का हिस्सा है, वो पल जो उसने सी के साथ बिताए और जिन्हें वो कभी भूलना नहीं चाहता। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और वो एक दूसरे को पकड़कर खड़े रहते हैं जैसे अब कभी अलग नहीं होंगे। तभी उनकी दोस्त जो पास में छुपकर सब देख रही होती है अचानक बाहर आ जाती है और खुशी से चीखने लगती है। सब मिलकर उनके इस मिलन को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ किसी बड़े स्टेज की जरूरत नहीं थी, ना ही किसी ड्रामेटिक कन्फेशन की। उनके बीच जो था वो उससे कहीं ज्यादा गहरा था। उनके दिल की सच्चाई बिल्कुल पक्की, बिल्कुल असली। बस यही खत्म होती है ये खूबसूरत सी स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे और हार्ट टचिंग स्टोरीज लाने की हिम्मत देता है। और अगर आप और भी इमोशनल, रोमांटिक या थ्रिलर स्टोरी देखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो जरूर चेक करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।